हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस सेशन में। आज हम लेके आए हैं आप सभी बच्चों के लिए थ्योरम्स। हाँ जी, बिल्कुल, फॉर्मूला शीट्स के बाद थ्योरम को आना जरूरी था। तो आओ बच्चों, थ्योरम्स पढ़ते हैं। जितने भी थ्योरम्स आपके सिलेबस में हैं वो सब आप लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेगी। और जिस थ्योरम का प्रूफ अवेलेबल है आपके सिलेबस में, वो थ्योरम प्रूफ के साथ करवाई जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को। तो स्टार्टिंग करते हैं किस पार्ट से? स्टार्टिंग करते हैं पहला चैप्टर रियल नंबर से। जी हां, पहले चैप्टर में यानी कि रियल नंबर के अंदर हमारी थ्योरम्स हैं। और पहली थ्योरम कौन सी है? पहली थ्योरम है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जी हां, पहली थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि क्या बोलती है? ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है। किस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म्स में। ठीक है, एंड दिस जो फैक्टराइजेशन होती है वो क्या होती है? यूनिक फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स हैज बीन अकर्ड। ठीक है, जिस तरीके से प्राइम फैक्टर्स बने होते हैं या हुए होते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिए यहां पे। एक तो मैंने बात करी 12 को। 12 याद रखना किसके बारे में बात हो रही है? एक कंपोजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? 12 कंपोजिट नंबर। ठीक है, 12 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 3। ये यूनिक कॉम्पोजिशन होगी दूसरे कंपोजिट नंबर से। जैसे कि अगर मैं 18 को एक्सप्रेस करूं तो 18 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 18 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी कि अर्थमेटिक यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यह समझाती है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नंबर हम तोड़ सकते हैं, डिकंपोज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में डिकंपोज कर सकते हैं? हम डिकंपोज कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, पहली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जरा इंटरेस्टिंग थ्योरम है, यह भी ध्यान से सुनना। जो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.2 आपकी होती है। यह थ्योरम बोलती है अगर p एक प्राइम नंबर है, if p is a prime number, let p be a prime number if p divides a square। याद रखना बोला क्या गया है? a स्क्वायर बोला गया है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को यहां पार्ट समझ नहीं आता। और ये भी बात मैं बता दूं, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम आपकी यूज की जाती है इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। यानी कि √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ कीजिए। सेम इसी थ्योरम की हेल्प से हम प्रूफ करते हैं। कैसे? पहले इस थ्योरम को समझाते हैं। थ्योरम बोलती है अगर p एक प्राइम नंबर है, मैंने बोला ठीक है, 3 अगर एक प्राइम नंबर है, 3 किसको डिवाइड करता है? a स्क्वायर को। a स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने बोला 81। ठीक है, अगर 3 डिवाइड्स 81 देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा भाई? 9 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये जो a स्क्वायर है ये कंपोजिट नंबर है। याद रखो a स्क्वायर क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर a स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है p जो प्राइम नंबर होगा वो उसके अंदर क्या होगा? कम से कम 2 बार आएगा। तो p a को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स 81, 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9। ये बात ध्यान रखना। इसी थ्योरम का यूज किया जाता है प्रूफ करने में इर्रेशनल नंबर्स को। कैसे? मैं वो भी समझा देता हूं। नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी होती है? जी हां, ये भी आपकी थ्योरम है। काफी बच्चे बोलेंगे सर ये थ्योरम, ये भी थ्योरम होती है क्या? ये तो क्वेश्चन आता है √2 इज ए इर्रेशनल नंबर प्रूफ करो। ये थ्योरम की फॉर्म में आपकी ही बुक्स में अवेलेबल है। कटिंग्स, इसलिए कटिंग्स लगाई हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको पता लगे कि कहां से एक्चुअली लिया गया है। थ्योरम नंबर 1.3 को क्या थ्योरम है? √2 इज अ इर्रेशनल नंबर अपन को प्रूफ करना होता है। कैसे प्रूफ करते हैं? बुक्स में सब अवेलेबल है। हम क्यों बोलते हैं बार बार क्लासेस में कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए?
सब कुछ है एनसीईआरटी में। तो चलो आओ देखते हैं √2 को इर्रेशनल नंबर थ्योरम से कैसे प्रूव किया गया है। जिससे पहले थ्योरम करवाई थी उसका इसमें कनेक्शन क्या है, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सी बात है, एक कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड से होता है, सभी बच्चों को पता है। हम क्या बोलते हैं, √2 को एज्यूम करते हैं क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या एज्यूम करते हैं, एक रैशनल नंबर है। तो हम बोलते हैं वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s, जहां पे हम बोलते हैं √2 किसके बराबर है, r और s के बराबर है। जहां पे हम बोलते हैं r और s इंटीजर है, लेकिन s 0 के बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, r और s का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, यानी कि सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि r और s फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं इनके कॉमन फैक्टर से। तो हम इसको बोल देते हैं √2 इज इक्वल्स टू a/b। वापस √2 को हम क्या बोलते हैं, a/b। अब a/b क्या है, को प्राइम नंबर है। दरअसल ध्यान देना इस पॉइंट पे, यहां पे r और s कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। सिंपल फॉर्म बन गया। अब हम बोलेंगे कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ओके, को प्राइम नंबर यानी कि a और b का HCF किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या बोला, b को a के साइड, b को √a के साइड लेके गए। तो ये क्या हो गया, यहां से हो गया b इंटू √2 इज इक्वल्स टू a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बिल्कुल लिख के दिखाया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी कैन से दैट 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एंड यहां से अब आपकी थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है, अब आपकी थ्योरम का यूज यहां पे हो रहा है। जरा समझना, हमने बोला देयरफॉर, यहां से हम बोल सकते हैं जो 2 है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सीधी सीधी बात है, यहां से हमें पता लग गया 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अभी हमने सीखा, थोड़ी देर पहले थ्योरम से हमने सीखा, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, बाय यूजिंग थ्योरम 1.2 अभी सिखाई थी, p इज अ प्राइम नंबर वाला केस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम a की वैल्यू को बोल सकते हैं किसके बराबर, a की वैल्यू को बोल सकते हैं किसके बराबर, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ c बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 2b स्क्वायर, क्या हो गया, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, जब इसको आप सॉल्व करोगे यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऐसा ही तो आएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर यहां से क्या बन गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। वापस से वही बात आ गई, हमने बोला 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यहां से हमने वापस से क्या बोला, वापस से हाईलाइट करके आपको बताते हैं। अब हम बोल सकते हैं कहां से, देखो यहां से हमने बोला 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके ठीक है, समझ गए। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फिर से थ्योरम का यूज करें, अगर फिर से 1.2 थ्योरम का यूज करें, तो हम बोल सकते हैं 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था स्टार्टिंग में a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन अभी आखिरी में नीचे आते आते हम ये बोल रहे हैं, नीचे आते आते हम क्या बोल रहे हैं यार, इनका मतलब क्या बोल रहे हैं, नीचे आते आते बोल रहे हैं कि इनका कॉमन क्या है, फैक्टर 2 है। मतलब a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 तो कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई द फैक्ट, जहां पे हम क्या बोल रहे थे, ए बी क्या है, ए एंड बी को प्राइम, जिनका को प्राइम क्या होता है, HCF 1 के बराबर होता है, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है,
अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर वो आपका इरैशनल नंबर है। वो क्या है? इरैशनल नंबर है। सीधी बात। आई बात क्लियर हुई? ये होता है आपका प्रूफ कि √2 को किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट थ्योरम। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक और मैं छोटी सी बात यहां पे बता देता हूं। बच्चा, सेम मेथड यूज होगा अगर √3 को इरैशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं, √5 को इरैशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं, सेम मेथड यूज होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट सेम होगा। बस अगर √3 है तो यहां 3, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, √5 है तो 2 की जगह 5, बाकी सारे के सारे स्टेप्स इसी तरीके से होंगे। और ध्यान रखना, कौन सी थ्योरम? 1.2 थ्योरम का यूज किया। क्या थी? अभी बताई थी। अब चलते हैं ट्राइंगल चैप्टर के अंदर, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी कि ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। तो ट्राइंगल चैप्टर की जब हम बात करते हैं, ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहली थ्योरम ही हमारी बीपीटी होती है। कितनी बार करवाई है क्लास में? बहुत बार करवाई है। अब बीपीटी तो आप लोगों को इस तरीके से याद हो चुकी होगी। आप बीपीटी करनी है, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, है ना बच्चा? याद रखना, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है दूसरे पार्ट्स में, वो आपको बाय पार्ट्स विद पॉइंट्स सब कुछ बीपीटी का पता होना चाहिए। स्टेटमेंट, प्रूफ क्या है उसके अंदर, क्या प्रूफ करते हैं, क्या क्या प्रूफ हो सकता है, सब पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बीपीटी लॉन्ग आंसर टाइप में पूछी जाएगी, यानी कि 5 मार्क्स की पूछी जाएगी सीधे। इसीलिए हर बार जब हम बीपीटी का क्वेश्चन देते हैं तो थ्योरम जरूर साथ में बताते हैं, या फिर एक पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपको बीपीटी पता होनी चाहिए। तो एक बार वापस से, जब सारी थ्योरम साथ है तो वापस से सारी थ्योरम्स को रिकॉल कराते हुए बीपीटी की वापस से समझ करते हैं, वापस से इसको दोबारा दोहराते हैं। तो थ्योरम 6.1 एनसीईआरटी में 6.1 से अवेलेबल है। तो होती क्या है ये थ्योरम? स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। होती क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक लाइन अगर एक ट्राइंगल की साइड से क्या है? पैरेलल है, तो टू इंटरसेक्ट, फिर उसके वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड से क्या है? पैरेलल है, और वो ट्राइंगल की दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, यानी कि ये जो दो साइड्स आपकी डिवाइड हुई हैं, कट हुई हैं, सेम रेशियो में कट हुई हैं। मतलब नहीं आया? मैं समझाता हूं। देखो, इस थ्योरम में सबसे पहले गिवन, देखो कोई भी आप थ्योरम अगर करते हो तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप लोग करते हो तो आप सभी बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए? यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि उस थ्योरम के अंदर गिवन क्या है, उस थ्योरम के अंदर गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल है ABC, ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन, हां जी, ये बात ध्यान रखना, ट्राइंगल पहले से ही फिक्स है, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि एक साइड यानी कि DE, वो किसके? एक लाइन, साइड नहीं लाइन, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ओके, ये गिवन था, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है आप लोगों को? प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये ट्राइंगल की बाकी दो बची साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी। मतलब कि ये कि AD क्या होता है? AD डिवाइडेड बाय DB दैट इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या गिवन है थ्योरम में और क्या प्रूफ करना है, ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या पार्ट है? उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन पोर्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम करते क्या हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे
सबसे पहले ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन बना रखी है ना, ये कंस्ट्रक्शन पोर्शन है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, हम बनाते हैं डीएम को परपेंडिकुलर बनाया गया किससे, एई से, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा क्या काम किया, एनई को हमने परपेंडिकुलर बनाया, एनई को परपेंडिकुलर बनाया किससे, एडी के साथ, साइड बाय साइड। बच्चा ये भी मेंशन करना ना भूले कृपया, डी पॉइंट को सी पॉइंट से जोड़िए, ज्वाइन डी टू सी, डी को सी से जोड़ दिया, उसके बाद एंड और क्या किया, बी को ई से भी जोड़ा है, बी टू ई। ये हुई पूरी बात, यहां पे आपकी पूरी बात हुई, ठीक है। गिवन पता लग गया, प्रूफ पता लग गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं प्रूफ पे, अब चलते हैं किस पे, प्रूफ पे। तो स्टार्ट करते हैं, अब किसको करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसकी बात, हमें पता है परपेंडिकुलर है, हमें पता है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले एरिया, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए डी ई, हाफ बेस, बेस क्या होगा, एडी, बेस क्या होगा, दैट इज एडी। और इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर एडी इसका बेस है तो एल्टीट्यूड एनई होगा, एनई क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात करी दूसरे ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, डीबीई, और हमने क्या बोला, हाफ बेस दैट इज डीबी, बेस क्या है, डीबी। अब बच्चा इस बात का ध्यान रखना खास, अगर ये बेस है, डीबी अगर बेस है, अगर ये हमारा बेस है इधर पे, तो इसकी एल्टीट्यूड कहां है, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, क्या है, एनई है, क्या है, एनई है। तो यहां पे क्या हो गया, एनई। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, तो मेरे को पता लग गया भाई, एडी बाय डीबी हो गया, सीधी बात। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, और वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ कैंसिल, एनी कैंसिल, क्या आ जाएगा, एडी बाय डीबी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, आप इस तरीके से कह सकते हो, लेफ्ट पोर्शन की चर्चा हमने पहले की, अब राइट पोर्शन की चर्चा करते हैं अभी। अब नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वापस से ट्राइंगल एईडी, इसमें क्या होगा, देखो एईडी, हाफ बेस हमने ले लिया आपकी बार एई को, अगर एई बेस है, अगर एई आपका बेस है, तो इस बेस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी ट्राइंगल की, डीएम, क्या हो गया, डीएम, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल की हमने बात करी, एरिया ऑफ नीचे वाला ट्राइंगल यानी कि बॉटम वाला, जिसमें ईसी एज अ बेस यूज कर रहे हैं, यानी कि ईसीडी दैट इज हाफ ऑफ, क्या हो गया, ईसी मल्टीप्लाई में डीएम। इसका इस बेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा आगे, डीएम, वापस से डीएम, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो देखो क्या बना, यहां से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, वो किसके बराबर हो जाएगा, डीएम कैंसल, 1/2 कैंसल, यहां से आ जाएगा एई डिवाइडेड बाय ईसी, और इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं पॉइंट आउट, ताकि आप लोगों को आगे बताने में हमें कोई परेशानी ना हो और आपको भी समझने में कोई डाउट ना आए। सबसे पहले इन दोनों में न्यूमरेटर पार्ट अगर आप देखो ध्यान से, न्यूमरेटर पार्ट कौन सा है, देखो जरा, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करी, एडीई, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके पास, एईडी,
क्या है, AED। इन दोनों ट्राइंगल में आप बच्चों को पता है, आप सभी बच्चों को पता है, ये दोनों ट्राइंगल तो सेम ही है, ADE AED, बस नाम की थोड़ी सी क्या है, ट्विस्टिंग है। वर्टेक्स दोनों क्या है, सेम ही तो है। अच्छा चलो ट्राइंगल देख लेते हैं। ADE ऐसा है, AED दोनों के दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोल दिया सेम है। अब जरा इस बात के समझना, नेक्स्ट पार्ट को जरा ध्यान से समझना। अब मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, भाई हमने बोल दिया ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों सेम हो जाएगा। ट्राइंगल सेम है तो एरिया सेम है, सीधी बात। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADBE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे वो भी मैं समझा देता हूं। देखो इन दोनों के तो एरिया क्या हो गए, इन दोनों का तो सीधा सीधा एरिया क्या हो गया, इक्वल। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ही सेम है। अब ट्राइंगल ही सेम है तो एरिया तो सीधी सीधी बात है सेम होगा ही, उसमें कोई दो राय है नहीं। अब इन दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल में बेस क्या है, DE। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस लिया आपने DB, इस ट्राइंगल का बेस लिया EC। तो जरा बच्चों ध्यान से इस बात को समझो, अगर मैं इन दो ट्राइंगल को साइड लेके अगर जाऊं, वो किस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। एक ट्राइंगल BD और E, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, है ना। दूसरा ट्राइंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया C। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है, यहां पे क्या बहुत अच्छे से पता है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। देखो एक तो सीधा सीधा आप थ्योरम होती है हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, इफ टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के सिलेबस में शायद ये थ्योरम नहीं होगी, तो मैं बताता हूं एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा, जरा समझो। इसका बेस क्या है, DE। मैंने बोला इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं हाइट निकालूं, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं हाइट निकालूं तो वो क्या होगी, यही डिस्टेंस होगी H, ये डिस्टेंस होगी। बेस दोनों का क्या है, DE है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ DE इंटू हाइट। दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम ही तो है H, तो इन दोनों का भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। हालांकि थ्योरम से कनेक्टेड है ये, क्या होती है, इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and lies between two parallel lines then areas are equal, then their areas are equal। बट ठीक है, मैं बोलता हूं एक बार के लिए आपको नहीं है पता थ्योरम, मैं बोलता हूं एक बार के लिए आपको थ्योरम नहीं पता, तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। ये क्या है, ट्रेपीजियम है, DECB ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। यहां से अगर मैं इसको, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम के अंदर क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं। इस ट्रेपीजियम का हाइट क्या होगा, H मैंने एज्यूम कर ली, बेस मैंने DE, तो सिंपल सी बात है हाफ बेस इनटू हाइट, क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। लेकिन क्या है, एरियाज आर इक्वल बिकॉज सेम बेस दैट इज DE एंड लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ न्यूमरेटर वाला पोर्शन न्यूमरेटर से इक्वल, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन डिनोमिनेटर से इक्वल। मतलब न्यूमरेटर वाला पोर्शन न्यूमरेटर से इक्वल और डिनोमिनेटर वाला पोर्शन डिनोमिनेटर से इक्वल। इसका मतलब 1 और 2 इक्वल है। इसका मतलब AD किसके, AD बाय DB वो किसके बराबर होगा, वो होगा AE बाय EC के। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। ये होती है आपकी थ्योरम। बच्चा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। और याद रखो बीपीटी का प्रूफ भी आपके सिलेबस में है, प्रूफ के साथ पूछी जाती है, पूछी जाएगी, जा सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सिंपल। हालांकि इसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन बुक्स में गिवन है, सिलेबस में नहीं है आपका, ठीक है। तो थ्योरम क्या होती है, इस तरीके से होती है। थ्योरम 6.2 होता क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, यानी कि एक लाइन
अगर ट्राइंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है इक्वल प्रोपोर्शन में इन सेम रेशो, देन वो जो लाइन है ना वो क्या होगी, वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब मैं समझाता हूं, देखो यहां पे गिवन क्या होता है, अब की बार गिवन ये होता है कि सिंपल सी बात है जी, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये बताया गया है कि जो एडी बाय डीबी दैट इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC, ऐसा होता है। तब हम प्रूव ये करते हैं, प्रूव क्या करना होता है हमें, तो प्रूव ये करना होता है, यानी कि ये गिवन होता है तो थ्योरम बोलती है ये प्रूव हो जाता है, तो बोलती है कि DE जो होगा वो पैरेलल होता है BC के, सीधी बात। और इसको प्रूफ किस तरीके से किया जाता है, मैं शॉर्ट तरीके से इसको बता देता हूं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, हम बोल देते हैं कि हमने एक लाइन एज्यूम कर ली, बना ली, कंस्ट्रक्ट कर ली DE डैश, जो कि BC के क्या है, पैरेलल है। फिर हम BPT का थ्योरम लगा के हम बोलते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, तो फिर यहां से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि E डैश और E पॉइंट क्या है, सेम होता है। ठीक है, प्रूफ नहीं है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रूफ रिलेटेड नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये दे दिया जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया जाएगा 3.6 सेंटीमीटर है, और फाइंड करो ये EC वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। ध्यान रखना बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम में बोला क्या गया है और हो क्या रहा है, गिवन क्या है और इस गिवन से प्रूफ क्या हो सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्राइंगल के ही। देखो जब हम ट्राइंगल के नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं तो 2 BPT से थ्योरम्स है और नेक्स्ट 3 थ्योरम्स है हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। सिमिलैरिटी सभी बच्चों को पता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का पहली थ्योरम जो कि 6.3 के नाम से विख्यात है, होती क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या वापस दो ट्राइंगल्स के अंदर ABC ट्राइंगल एंड DEF ट्राइंगल, तो हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, देखो बोला क्या गया है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, then their corresponding sides are in same ratio या फिर equal proportion में होंगी, तब जाके and hence the two triangles are similar। मतलब ये बोला जाता है, अगर हमें बोला ये गया है अगर एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है, ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। ट्राइंगल अपन DEF ले रहे हैं, ठीक है, D किसके बराबर है, E के बराबर है, ठीक है, एंगल C किसके बराबर है, एज्यूम कर लिया F के बराबर, ये गिवन है, ये एज्यूम नहीं किया, ये गिवन है। अगर ऐसा है तब होता ये है, हम ये बोलते हैं कि ट्राइंगल, याद रखना, तो होता क्या है, होता ये है कि AB बाय DE दैट इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय DF दैट इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय EF, तब जाके ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR कहां से आया, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। याद रखना, A D के बराबर है तो A के जस्ट सामने D, B F E के बराबर है तो B के जस्ट सामने E, और C F के बराबर है तो C के जस्ट सामने F ही आएगा, और ऐसे AB DE, ठीक है, AC DF, BC EF, ठीक है, ये क्या होता है। अब इसको हम बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे इसको, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जो क्या है, एंगल से विख्यात है ये एंगल, यानी कि अगर 1 2 3 अगर हमारे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो अपना ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर है।
आई बात समझ में? इस बारे में समझ आया? ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? पार्ट क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब सिमिलर क्राइटेरिया के अंदर नेक्स्ट जो थ्योरम होती है वो क्या होती है आपकी? वो SSS थ्योरम होती है, जो कि क्या बोलती है? जस्ट इसका उल्टा, जो प्रीवियस बताया ना, जस्ट उसका उल्टा। होता क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अंदर वन ट्राइंगल आर नेक्स्ट थ्योरम क्या होती है? इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन टू द that is in same ratio to the side of other triangle, then the corresponding angles are equal। यानी कि साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है तो एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंगल्स इक्वल है तो हमारा ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। यहां पे हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं SSS। क्या बोलते हैं? SSS। यानी कि बोला क्या जाता है इधर पे? सिंपल, जहां पे हमने बोला था ना प्रूफ में सिमिलर साइड्स, यहां पे गिवन के अंदर आ जाता है। यहां पे क्या हो जाता है? वो पोर्शन वो गिवन के अंदर आ जाता है। यानी कि हम ये बोलते हैं, अगर हमें बोला गया है AB बाय DE अगर इक्वल है, किसके इक्वल है? AC बाय DF, जो कि किसके बराबर है? दैट इज BC बाय EF। अगर ऐसे है देन तब क्या होता है? देन यानी कि प्रूफ, तो इसके अंदर ये होता है कि जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल D के बराबर होगा। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल E के बराबर होगा। एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल F के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तब जाके हमारा ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF के साथ क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ये बात जरा ध्यान रखना, इस बात का जरा ध्यान रखना। और ये कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया माना जाता है? SSS। ऐसे ही एक और 3 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 होते हैं, वो डबल एंगल भी तो होता है। वो जो डबल एंगल होता है वो AAA के अंदर ही आता है। क्यों? अगर मानो, एज्यूम करो हमारा एंगल, हम बोल रहे हैं एंगल A किसके बराबर है? D के बराबर है ना। हमने दो ट्राइंगल मतलब बोला A एंगल D के बराबर है और एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया, ओके फाइन। फिर एंगल C और F ये तो अपने आप इक्वल हो गए। भाई मैंने बोला ये एंगल X है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Y है, तो C कितना हुआ? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। एंगल F कितना हुआ? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। वो तो अपने आप ही इक्वल हो गया। तो एंगल किसके अंदर आता है? AAA के अंदर ही आता है, क्योंकि बात तो वही बोल रहे हैं ना, बात तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करते हैं। अच्छा, ये आप बोल रहे होंगे कि यहां पे डैश डैश क्या लगा रखा है, PQ लाइन क्या है? ये प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जैसा कि हमने बोला था, जिसका प्रूफ अवेलेबल है उसका प्रूफ करवाएंगे। अभी फिलहाल नई चीजें नहीं करेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, चलो जी वापस नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या होती है? अब ये होती है SAS, मतलब SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। होता क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर एक एंगल मानो एंगल A D के बराबर है, अगर ऐसा है एंड द साइड इंक्लूडिंग, याद रखना साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं एंगल A एंगल D के इक्वल है तो A एंगल से इंक्लूडेड साइड यानी कि AB और AC, एंगल D से इंक्लूडेड साइड यानी कि DE एंड DF, अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में है तब जाके ट्राइंगल क्या है हमारा? सिमिलर है। ये जरा ध्यान से रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें। मतलब मैं वापस से बताता हूं इसको, देखो होता क्या है इसमें, अगर एंगल A एंगल D के बराबर है, इस एंगल से बनी हुई साइड या इस एंगल से दो साइड जो इस एंगल के अंदर आ रही है, यानी कि ये वर्टेक्स क्या है? A, BA एंड AC, इस एंगल की अगर मैं बात करूं D, इससे कौन सी साइड बन रही है? DE एंड DF, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी कि AB डिवाइडेड बाय DE, that is equals to AC
डिवाइडेड बाय DF, तब जाके ट्राइंगल सिमिलर होगा, तब जाके ट्राइंगल्स हम बोल सकते हैं सिमिलर होगा। अब यहां पे आप ऐसा मत बोल देना AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EF, जहां पे एंगल A और B, एंगल A और D हमें गिवन है इक्वल है, तब हम नहीं यूज कर सकते आपका SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, तब कहां वैलिड हुआ। क्लियर बोला गया है इंक्लूडिंग एंगल्स, क्लियर बोला गया है क्या, इंक्लूडिंग एंगल्स। इसको हम जरा शेड भी कर देते हैं, क्या बोला गया है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इस बात को जरा ध्यान से समझना, अगर ऐसा होता है तब तो हम बोल सकते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि ट्राइंगल क्या है, तब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तब ट्राइंगल क्या हो जाता है, अपना ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। DEF, B किसके बराबर, E के बराबर, और C किसके बराबर, F के बराबर हो जाता है। कौन सा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी होता है, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ये ट्राइंगल्स के अंदर आपकी थ्योरम्स होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम सर्कल की होती है, और याद रखो बच्चा, सर्कल की पहली थ्योरम क्या बोलती है, जो टेंजेंट है, जो रेडियस है, आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों, ये कहां बोला, क्यों है परपेंडिकुलर, रीजन क्या है परपेंडिकुलर का, होता क्या है, थ्योरम जरा समझना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर मेरा सेंटर है O, मेरा क्या, ये तो सर्कल का सेंटर है, हमारा थोड़ी सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर O, ठीक है, यहां से हमने रेडियस बोला OP रेडियस, यहां से हम बोल रहे हैं XY इज अ टेंजेंट, तो यहां पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, इसको समझने के लिए और इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा पार्ट आपको समझना होता है, जो कि आपकी NCERT में ही अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, जब आप इसको रीड करते हो ना, तो आपको लिखा हुआ होता है वहां, जस्ट रेफर टू थ्योरम A1.2। तो वो होती क्या है, उसके बारे में भी जरा मैं समझा देता हूं, हाथ के हाथ समझा देते हैं, आपको पता लगेगा। देखो होता क्या है, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, जो भी हमारी लाइन सेगमेंट्स बनी, ये A डैश और ये A डबल डैश, या फिर A डैश में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो यहां पे मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट को हमने A, इस पॉइंट को हमने लिया B, इस पॉइंट को हमने नाम लिया C। देखो बोलते क्या है, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट ऑफ अ लाइन नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट, द स्मॉलेस्ट इज द परपेंडिकुलर। याद रखिए, जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। OC, देखो सिंपल सी बात है, यहां पे जो OC लाइन है वो ऑब्वियसली क्या है, OC किससे बड़ी है, OM से बड़ी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप OB देखो, OB भी तो बड़ी है हमारा OM से, ऐसे ही OA भी तो बड़ी होगी OM से, यानी कि OM क्या है, सबसे छोटी लाइन है। OM क्या है, ये OM क्या है, सबसे छोटी लाइन है, XY लाइन के पास क्या है, सबसे छोटी लाइन है, स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट। और ये जो सबसे छोटा होता है, ये जो सबसे छोटी होता है, ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। दैट्स द मेन पार्ट, दैट्स द थिंग। इसी पोर्शन का यूज होता है आपकी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर हमने प्रूव कर दिया कि आपका यहां पे हमने ड्रॉ करा OA किससे छोटा है, OP से छोटा, अगर हमने प्रूफ कर दिया तो फिर सिंपल सी बात है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल सा प्रूफ होता है इसका, सिंपल सा, बहुत सिंपल प्रूफ होता है। हमने बोला इतना तो हमें बाय ज्योमेट्री दिखाई दे रहा है, अगर ये पॉइंट, अगर XY लाइन पे अगर हम इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया B। अब जरा इस बात का समझना, OP तो हमें साफ साफ पता लग रहा है, दैट इज अ रेडियस, ये क्या है हमारा, रेडियस है सर्कल का। अब जरा दूसरी बात, OP ही सबसे छोटा है, ये कैसे प्रूव करोगे। हमने बोला पहले हमने लाइन बनाई OA, ठीक है, दूसरी लाइन बनाई OA बनाई, उस OA बनाने के बाद दूसरी बनाई OQ बनाई। अच्छा OQ में हमने बोला ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं
एम, इसको नाम दे दिया एम, ठीक है। ओ ए किसके बराबर है? ओ ए इज बेसिकली इक्वल्स टू किसके बराबर है? ओ बी प्लस में बी ए, सीधी बात है, यही है, ठीक है। ओ क्यू की अगर चर्चा करी हमने, ओ क्यू की चर्चा करी तो वो किसके बराबर है? ओ एम प्लस में एम क्यू। अब जबकि हमें पता है कि ओपी हमारा रेडियस है, तो सीधी बात है ओपी रेडियस, तो वो किसके बराबर होगा? ओबी के बराबर होगा। ओबी क्या है? वो भी तो रेडियस है। ओ एम क्या है? वो भी तो रेडियस है, वो भी तो रेडियस है। तो यहां से पार्ट क्या निकल के आया? यहां से निकल के आया कि जो ओ ए है दैट इज इक्वल टू ओपी प्लस में बी ए, और ऐसे ही ओ क्यू क्या निकल के आया? दैट इज ओपी प्लस में एम क्यू। तो यहां से साफ साफ पता लग गया कि ओपी ही सबसे छोटा है। अब ओपी ही अगर सबसे छोटा है तो सिंपल सी बात है, अभी अभी पढ़ा है हमने कि जो स्मॉलेस्ट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब स्मॉलेस्ट होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहां से हम प्रूव कर देते हैं कि हमारा जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वो टेंजेंट से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट जो सर्कल के अंदर थ्योरम होती है वो कौन सी थ्योरम होती है? वो होती है दो टेंजेंट्स की। यानी कि अगर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, है ना? दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। तो वो जो दोनों टेंजेंट्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? इक्वल। वो क्या होती हैं? इक्वल। कैसे? वो भी समझा देते हैं। देखो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट जरा समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाहर पे, सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, जहां पे ओ क्यू और ओ आर दे आर बेसिकली द रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे? मेरे ख्याल से ये बात तो आप प्रूव कर सकते हो बहुत प्यारे तरीके से। क्या बोला हमने? हमने बोला ये ट्राइंगल नंबर 1, इस ट्राइंगल को बोला ट्राइंगल नंबर 1, और ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल बोला ट्राइंगल नंबर 2। प्रूफ आपके सिलेबस में है तो ठीक है, करवा देते हैं। तो देखो हमने बोला गिवन पार्ट में क्या है? गिवन पार्ट में अपन लोगों को गिवन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो सीधी बात है पी क्यू एंड पी आर ये क्या है? आर द टेंजेंट्स। ये क्या है? टेंजेंट्स है। किसकी? सर्कल की। किसकी टेंजेंट्स है? सर्कल की टेंजेंट्स है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है अपन लोगों को? प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये दोनों इक्वल हैं लेंथ वाइज। तो इसका मतलब पी क्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू पी आर। कैसे प्रूव करोगे? दोनों ट्राइंगल ले लो ना। कौन से दोनों ट्राइंगल? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। प्रूफ कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, ओ क्यू कंस्ट्रक्शन, ओ और क्यू को ज्वाइन किया, ओ और आर को ज्वाइन किया। अब शॉर्ट फॉर्म में जरा इसको देखना। क्या बोला मैंने बोला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू ओ। कौन सा? पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ समझ गए। क्यू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? टेंजेंट रेडियस, तो ये 90 हो गया। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही आर भी 90 होगा। तो दूसरा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी आर ओ। अब जरा ट्राइंगल में देखो। ट्राइंगल में देखा तो हमने पाया कि पीओ और पीओ दोनों के दोनों क्या है? सेम तो हैं, दोनों साइड सेम है। अच्छा, दूसरी बात जो हमने पाई, पीओ क्या है? सेम है। ओ आर और ओ क्यू ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ अ सर्कल है, एक ही सर्कल है तो इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल Q और एंगल R दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? अब जरा ध्यान से देखो, R राइट एंगल, ठीक है, POH हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड S। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग सीपीसीटी का प्रयोग करते हुए, क्या हम नहीं बोल सकते कि PQ और PR इक्वल हो जाएंगे बाय यूजिंग सीपीसीटी? यही तो बोला है इस थ्योरम के अंदर भी, यही तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? यही तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है। हमने क्या कर दिया? हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल्स को बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल।
हो गया सीपीसीटी से, यही तो थी ये थ्योरम। बट ये तो ठीक है, ये तो प्रूफ है, बट इसी थ्योरम के अंदर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो कि आपको समझने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं, मैं बताता हूं, उनको हाईलाइट भी करवा देते हैं क्योंकि वो काफी जरूरी है इसमें। सबसे पहली बात, ये जो आपका पोर्शन है जहां पे हमें पता है, क्या पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या बनता है, टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है तो ये क्या फॉलो करती है, परपेंडिकुलर होती क्या फॉलो करती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं। हमने क्या बोला, पी क्यू का स्क्वायर, ये क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। कैसे आया, मैं समझा देता हूं इसको, मैं इसको जरा इधर पे समझा देता हूं। देखो अपन लोगों को पता है एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो सीधी बात है पी ओ इज हाइपोटेन्यूस, पी ओ का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपन लोग इसको बोल सकते हैं, जहां पे रेडियस ओ क्यू रेडियस है और हमें पता है ओ क्यू और ओ आर ये क्या है, इक्वल, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जहां पे पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर, पी क्यू किसके बराबर हो जाता है, पी आर के बराबर हो जाता है। इस तरीके से प्रूफ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, किस बात का ध्यान रखना, नोट ऑलवेज कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, ये बीच वाला एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, यानी कि ये जो बीच वाला एंगल है आपका, यानी कि दिस एंगल, इसको दूसरे पेन से शेड करते हैं, दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल टू दिस एंगल। हां, इस बात का भी ध्यान रखना। कैसे प्रूव करेंगे, अभी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, सीपीसीटी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्यों, सीपीसीटी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इन बातों का जरा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये थी आपकी थ्योरम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बच्चा इस बात का ध्यान रखना, हर एक थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर उसका प्रूफ आपके सिलेबस में है तो उसका प्रूफ आपको याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब यहां पे थ्योरम्स होती है आपके फिनिश। तो बने रहिए अपने विवेक भैया के साथ, क्योंकि विवेक भैया आप लोगों के लिए बहुत कुछ अभी और लाने बाकी है, बहुत कुछ अभी बच रहा है। अभी एमसीक्यूज का वॉर चला है, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप, बहुत कुछ आना बाकी है। 17 तारीख तक, यानी कि 17 फैब तक आप लोगों को इतना स्ट्रांग बना देंगे मैथमेटिक्स में कि आप लोग बोलोगे वाह, मजा ही आ गया, ठीक है। तो कृपया क्लास में आते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। चलो, धन्यवाद।